गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट के वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हुए जैसे गाइडलाइन वीडियोज़ जो आ रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को लेकर अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें भूगोल, इंग्लिश और आज जो वीडियो है वो पोल साइंस के स्टूडेंट के लिए है। आर्ट्स के बच्चे जनरली जो अपने सब्जेक्ट रखते हैं उसमें पॉलिटिकल साइंस, वैसे काफ़ी कुछ इसमें है। बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही नहीं होता कि उनके सब्जेक्ट का नाम क्या है। अगर बिहार के बच्चों से पूछा जाए कि इंटरमीडिएट में पोल साइंस है तो बोलते हैं नहीं, तो क्या है, तो सिविक्स है। तो सिविक्स को भी पोल साइंस वो लोग मान लेते हैं। सिविक्स 9th में 10th में चूँकि पढ़े हुए हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि सिविक्स ऑलरेडी पोल साइंस का ही हिस्सा है या उसी सब्जेक्ट को ही कहते हैं। ठीक है, तो इतना तक समस्या है बच्चों में। और पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि बिहार बोर्ड मतलब इंटरमीडिएट की जो टॉपर थी उनको पोल साइंस कहने नहीं आ रहा था या इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था। तो जनरली बच्चे रख लेते हैं इस सब्जेक्ट को, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो पढ़ते नहीं है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो कि पोल साइंस के बारे में बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। उनका पोल साइंस सब्जेक्ट है लेकिन उन्होंने कभी इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो पोल साइंस पढ़ चुके हैं या उनका सिलेबस पूरा हो चुका है। पोल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके काफ़ी स्कोप है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र इसको कहा जाता है, और ये सब्जेक्ट अपने नाम से ही संबंधित है। अगर आप 9th 10th में सिविक्स को पढ़े होंगे, नागरिक शास्त्र जिसको कहा जाता है, तो उसी सब्जेक्ट को ही हम पॉलिटिकल साइंस हायर इंटरमीडिएट या फिर BA या MA के रूप में इसको कहते हैं। बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेने जा रहा है, जैसे सेंटअप है जो स्टार्ट भी हो गया है कई स्कूलों में, साथ ही साथ जो आपके फरवरी में एग्ज़ाम फाइनल होने जा रहे हैं, उसका अगर एक पैटर्न देखें, पोल साइंस के जो पैटर्न देख लें तो 100 नंबर का ये पेपर होता है। टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का, इसको भी दो भागों में बांट लें तो 50 ऑब्जेक्टिव होता है। 50 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और ये 100 में ऑब्जेक्टिव देता है। 100 ऑब्जेक्टिव देगा, उसमें कोई आपको 50 करने होते हैं। तो ये है आपका पहला चीज़। जैसे कुछ बच्चों में एक भ्रम भी आ रहा है अभी कि पैटर्न फिर बदल देगा, क्योंकि कोरोना काल था इसलिए ऐसा किया गया, फिर ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कहीं नोटिफिकेशन नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव घटाने जा रहा है या क्वेश्चन पैटर्न को बदलने जा रहा है बिहार बोर्ड। तो ऐसा रहता तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आ चुकी रहती सूचनाओं में या उस तरह की चीज़ें, जिससे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन चला जाता। लेकिन ऐसा बिहार बोर्ड ने कभी अभी डिसीजन नहीं लिया है, ना ही सरकार का कोई लेटर है, ना ही बोर्ड का कोई लेटर है या दिशा निर्देश आया है। ठीक है, तो जो पैटर्न है उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको 50 करने होते हैं, 100 में कोई 50 करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव वही पैटर्न है, ओमार सीट होगा, ओमार सीट पर आपको इसको करने होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऑब्जेक्टिव आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आपके करने के इसके तरीके हैं। तो ये आप देखिएगा, इसको, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न है, कुछ चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा कवर करता है। उस चीज़ को यहाँ मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि कुछ जो ऐसा चैप्टर, जैसे अगर हम 2 खंड में पॉलिटिकल साइंस के 2 भाग को देखते हैं, उसके बुक जो है, खासकर गांधी जी राय की जो किताब है पॉलिटिकल साइंस की, अगर वो चीज़ आप 2 खंड में उसको देख रहे हैं, एक आपको समकालीन विश्व का राजनीतिक शास्त्र है, विश्व में जो घटना हो चुकी थी या हो रही है उस पर चर्चा है उस सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ दूसरा जो उसका पार्ट है वह है स्वतंत्रता के बाद का भारत। ठीक है, जिसमें भारत की चुनौतियां, ये सब चैप्टर आपको देखने को मिलता है। तो विश्व का ये जो पॉलिटिकल साइंस है, जो खंड 1 या खंड 2 जो भी आप कह लें उसको, तो मूल रूप से उस पार्ट में जहां विश्व की समकालीन समस्याओं को डिस्कस किया गया है, लिखा गया है, जैसे शीत युद्ध, कोल्ड वार। तो कोल्ड वार एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद का जो चैप्टर है विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था, तो एक ध्रुवीय व्यवस्था की अगर बात कर लें तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे ऑब्जेक्टिव कम आते हैं लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे शॉक थेरेपी क्या है,
ये सब क्वेश्चन जो है आपको मूल रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसकी अगर हम चर्चा करें तो विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे यूएनओ की चर्चा है, तो यूएनओ इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा एक चैप्टर है आपको पॉलिटिकल साइंस में, तो यूएनओ का पूरा एक कवरेज है, उसके भागों की चर्चा है। तो इंटरमीडिएट के बच्चे इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है और इससे आपका सब्जेक्टिव भी कवर होता है, चाहे लघु उत्तरीय हो चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो, तो ये दोनों आप कवर कर सकते हैं इस चैप्टर से। मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, जो फोकस करने ही करने हैं। आप उसको चाहिएगा कि इसको छोड़ के हम जा सकें, ये आपके लिए एक समस्या हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 11th के कुछ क्वेश्चंस को पोल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में पूछता है। जैसे बाकी के सब्जेक्ट में अभी तक जो मैंने वीडियो बनाया, ज्योग्राफी में या इंग्लिश में 11th के सिलेबस को नहीं रिवाइज करता है, नहीं पूछता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कुछ क्वेश्चन 11th के सिलेबस से पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है ग्राम पंचायत के कार्य पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ये पूछ रहा है, प्रश्नकाल क्या होता है, ये अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये आपको 12th में नहीं पढ़ने, 11th में ही पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 11th नहीं कवर भी किया है तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्पष्ट है क्यों? क्योंकि 100 में कोई 50 ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं। तो अगर 50 मान लीजिए, वैसे 50 तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन पूरा 11th से उठा के देगा और 50 आपको 12th से, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक रेशियो जरूर होता है, एक रेशियो अपने आप में कहीं ना कहीं उस क्वेश्चंस का बना होता है, और वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 11th के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए बिल्कुल एक सरसरी निगाह से, जिससे कि तो 11th से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम मेकअप कर सकते हैं अगर हम 12th में अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो ये टेंशन, ये विशेषता रखने, ये खासकर टेंशन मत रखिए कि 11th में हम वो कवर नहीं कर सकते हैं। 11th अगर आपने नहीं ठीक से पढ़ा है तब भी आपके पास एक चांस है, एक मौका है जहाँ आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए कि अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, कुछ सेलेक्टिव चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तब भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि टोटल तो आपको करना नहीं है, 100 में 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं, और सब्जेक्टिव की भी बात कर लेते हैं। उसके बाद सब यहाँ पर चैप्टर वाइज बात करेंगे हम लोग। सब्जेक्टिव में मीन्स लिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लिखते हैं, तो इसमें आपको मूल रूप से सेक्शन 1 और सेक्शन बी करके, ए बी करके इसमें दिया जाता है। जिसमें अगर शॉर्ट आंसर की बात करें, लघु उत्तरीय जो होता है वो आपको 30 पूछता है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 30 होता है, 30, और इसमें कोई भी आपको 15 करने होते हैं। ठीक है, तो 30 में कोई भी 15, इसका अर्थ है मीन्स अगर हम एक क्वेश्चन 2 नंबर को लेते हैं जो होता है जनरली, तो 15 दूना 30, ये आपके हो गए। तो 30 नंबर के आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं। 30 में कोई 15 करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है आपको 30 नंबर का, 2 नंबर का होता है, और टोटल क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। वर्ड लिमिट इसकी क्या बोला जाता है? तो 70 से 80 वर्ड लिमिट, मतलब एज ए स्टूडेंट अगर आपको लिखना है तो 100 वर्ड तक आप इस आंसर को लिख सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस को 100 वर्ड में लिखना होता है आपको, कोई भी 15 करना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप सीरियल वाइज करें। कोशिश ये कीजिएगा कि 1 2 3 करके करें। अगर नहीं हो रहा है तब भी हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमको आ रहा है या 5 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 को करें। ये नहीं कि बीच में हम क्वेश्चन नंबर 29 को घुसा दें और देन बाद में हम उसको दूसरे क्वेश्चंस को उसमें लिखें। तो एक सीरियल क्रम होगा तो टीचर को भी आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर लें हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको जो होते हैं 8 टोटल पूछते हैं, 8 में कोई 4 करने होते हैं। ठीक है, तो 4 5 एक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है तो 20, तो ये 30 और 20 आपको 50 नंबर ये हो गए टोटल। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर के सब्जेक्टिव। 8 में लॉन्ग क्वेश्चन में 8 पूछते हैं, कोई भी आपको 4 करने होते हैं। और इसके वर्ड लिमिट की अगर बात करें, दिशा निर्देश जो आप पढ़िएगा इसमें, तो वर्ड लिमिट स्पष्ट रूप से इसमें लिखा होता है। तो इसको अगर आपको लिखना है तो एटलीस्ट 150 to 200 वर्ड में जरूर लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो
तो ये ध्यान में रखिए, यही क्वेश्चन पैटर्न है पॉलिटिकल साइंस का। बहुत ज़्यादा आपको इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। अब आपको ये करना है कि पढ़ाई कैसे कर लें इस सब्जेक्ट की, और मूल रूप से स्कोर कैसे हम उठा सकते हैं, किन चैप्टर की कम समय में हम कैसे इनकी, चूँकि पॉलिटिकल साइंस कुछ बच्चों के लिए अभी भी एक पहेली के रूप में है, और उसका मेन कारण है गाइडलाइन का अभाव। पॉलिटिकल साइंस बहुत इजी विषय है, जिस तरह आपको सिविक्स अच्छा लगता था और यहाँ आके वो टफ हो गया, ये नहीं हो सकता है। या तो आपको पता ही नहीं था, आपने किताब पढ़ा ही नहीं। पॉलिटिकल साइंस आज भी एक इजी सब्जेक्ट है और आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं पहले ही भी बोला कि शीत युद्ध, जैसे 2 पार्ट है, गांधी जी राय का किताब आप पढ़िए, उन्होंने इस तरह से किताब को लिखा है जो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है, और खासकर बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हूबहू उनके बुक से, चैप्टर से वाइज पूछे जा रहे हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस बुक से 2 पार्ट में बुक आता है, और दोनों बुक्स आप ले लीजिए, और दोनों बुक्स के सेलेक्टिव चैप्टर को भी अगर आप पढ़ लेते हैं, मीन्स 50-50% का मामला यहाँ पर है, तो वहाँ पर आप अच्छी स्कोर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जैसे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देखें तो शीत युद्ध एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। उसके बाद अगर दूसरे चैप्टर को देखें जिसमें अमेरिका का वर्चस्व की चर्चा की गई है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इस बुक का लेसन 6 जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की व्याख्या की गई है। उसके बाद और भी कुछ चैप्टर हैं जहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। पर्यावरण के बाद वैश्वीकरण पूछा है, वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी है, तो वैश्वीकरण वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। पोल साइंस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जुड़े हुए हैं। जैसे पोल साइंस में हरित क्रांति आपको पढ़ना है, हरित क्रांति यहाँ है तो ज्योग्राफी में भी पढ़ना है हरित क्रांति। उसी तरह से पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारे ज्योग्राफी में अगर कवर आप कर रहे हैं, अगर ज्योग्राफी आपका है तो यहाँ उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पोल साइंस के कुछ चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है जहाँ आप मेहनत कर सकते हैं और अच्छे स्कोर ला सकते हैं। सेकेंड बुक जो है पोल साइंस की, उसमें स्टार्टिंग जो चैप्टर है भारत की चुनौतियाँ, जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद आपका देश एज ए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की बात करें, तब जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इस चैप्टर से ज़्यादा उठाते हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी उठाते हैं। तो ये दोनों ये चैप्टर जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपातकाल, कांग्रेस का जो पूरा शासन काल रहा, एक दलीय व्यवस्था से लेकर 2 दलीय व्यवस्था की तरफ और बहुदलीय व्यवस्था की तरफ जो हम गए, तो 1975 में आपातकाल की घटनाओं का चर्चा मिलता है, दल बदल कानून की चर्चा मिलता है जो जनरल टॉपिक हैं। उसके अलावा कुछ आंदोलन थे, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चा मिलती है, चिपको आंदोलन की चर्चा मिलती है। ये बार बार पूछा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन इस पार्ट में भी आपको आते हैं, वैश्वीकरण रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको आ रहे हैं, तो ये आपको देखना है। इसके अलावे इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बातें हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध को यहाँ चर्चा में लाया गया है, जम्मू कश्मीर की समस्या को चर्चा में रखा गया है, नियोजन प्रक्रिया को यहाँ चर्चा में रखा गया है। तो अगर आपका ज्योग्राफी है तो नियोजन वहाँ भी पढ़ना है, नियोजन यहाँ भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स है तब भी आपको प्लानिंग पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन ना करके नीति आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का पैटर्न भी बदला है कुछ सालों में, तो वो जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नक्सलवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है। दल बदल कानून क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस लघु उत्तरीय में बार बार रिपीटेड हैं और इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हरित क्रांति या श्वेत क्रांति बहुत कम पूछा है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप रेशियो देखिएगा विगत कुछ वर्षों का, तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली उनकी रिवीजन या एक तरह से वो आप ज्योग्राफी में भी कवर कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट अगर सिर्फ उस चैप्टर को ही देख लें, मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि हमको इंटरनेशनल बुक में जिसमें शीत युद्ध हमको पढ़ना है, उसमें कोई भी 3 चैप्टर हमको पढ़ बताइए, तो मैं आपको बोलूँगा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 6। चैप्टर 1 शीत युद्ध पढ़िए, चैप्टर 2 एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व पढ़ लीजिए, और चैप्टर 6 पढ़ लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ।
ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो चैप्टर है पर्यावरण भूगोल से कवर हो सकता है, या पर्यावरण में आप लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पर्यावरण जैसे टॉपिक वायु प्रदूषण क्या है, या भूमंडलीय तापन क्या है, जल प्रदूषण क्या है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। एज ए कॉमन सेंस के रूप में इसको लिख सकते हैं। वैश्वीकरण अगर आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स है तो बहुत अच्छी तरह उसमें समझ में आ रहा होगा। नहीं तो फिर आप ज्योग्राफी में वैश्वीकरण पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का जो औद्योगिक वाला क्षेत्र है, द्वितीय क्रियाकलाप, वहाँ वैश्वीकरण स्पष्ट रूप से है, तो वैश्वीकरण वैसे भी आपको यहाँ कवर करना है। तो कुछ चैप्टर जो है कोरिलेटेड है, तो इस तरह से 3 चैप्टर वहाँ पढ़िए। और अगर आपको फोकस करना है तो एक बुक पर फोकस कीजिए, वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो है, या स्वतंत्र भारत के बाद जो भारत में परिवर्तन आया उस बुक को, उसमें जो चैप्टर है उसको छोड़िए मत। पहला जो चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ उसको देख लीजिए। उसके बाद जो क्रमबद्ध चैप्टर है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत कांग्रेस का वर्चस्व, ये समझ में आता है। उसके बाद बीच में कई आंदोलन है, जैसे संपूर्ण क्रांति की चर्चा है, जयप्रकाश नारायण बिहार से जुड़े हुए थे, तो वो सारी घटनाएं आप छोड़ नहीं सकते, ये इंपॉर्टेंट है। और बार बार ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा हुआ है। आपातकाल की जो चर्चा है वो भी कई बार आया है। उसी तरह से जैसे हम क्रम बदलते हैं तो आपको जो कांग्रेस में परिवर्तन आए उसकी चर्चा यहाँ देखने को मिलती है। जैसे दल बदल कानून लाया गया, तो वो बताइए क्या है। बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये भी है। नक्सलवाद क्या है, जो क्षेत्रीय समस्या है उससे आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद क्या है। पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन चलाए गए, जैसे ताड़ी आंदोलन जो चलाया गया था, उसी तरह से आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन जो चलाया गया था, सूचना का अधिकार जो आया, तो उससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा है और सब्जेक्टिव भी पूछा है। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से, या टॉपिक है जहाँ से आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, और इसको तो जरूर पढ़ के जाइए। इस तरह के चैप्टर्स आप देख रहे हैं तो जरूर उसको कवर कीजिए, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पार्ट जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा पूछ रहे हैं। अगर फर्स्ट पार्ट की बुक की हम बात करें जो इंटरनेशनल है, शीतयुद्ध जिसमें है, तो शीतयुद्ध वाला बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्कोरिंग को लेकर। वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्यूबा संकट क्या है, जरूर पूछा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का वेटेज अगर हम देख लें, वो ऑब्जेक्टिव कहाँ से ज़्यादा उठा रहा है, तो वो आपको इंडिया वाला पार्ट है जहाँ से ऑब्जेक्टिव भी उठा रहा है। और अगर उस बुक को ही आप कवर करके जाते हैं, तो जो बच्चे इस बात से डर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस में फेल कर जाएंगे, तो आप एक ही बुक को पूरा करके तो जाइए। आप एक ही बुक को अगर पूरा करके जा रहे हैं, तब भी आपके पास इतने ऑप्शन रहेंगे कि आप वो 100% क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक स्ट्रेटजी बनाइए, रणनीति बनाइए, और इस पर आप प्रयास कीजिए। आंसर राइटिंग का प्रयास एक बहुत, बिहारी के जो बच्चे हैं इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि आप आंसर राइटिंग भी करें। टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए कभी भी। पोल साइंस में अगर घटनाओं को समझ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ों को लिखना। होता क्या है कि आपको लिखवाया जाता है और जनरली आप लिखते हैं और उसको कभी पढ़ते नहीं हैं। अगर घटनाओं को आप क्रमबद्ध तरीके से समझ जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होता है और आप उसको कहानी के रूप में लिख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल एक कहानी है, और क्रमबद्ध कहानी को समझिए। तोड़ तोड़ के कहानी को समझिएगा तो कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। जिस तरह चैप्टर आपको है, शीत युद्ध के बाद अमेरिका का भूमिका हुआ, अमेरिका का वर्चस्व हुआ क्योंकि रूस टूट गया। तो ये सारी घटनाएं जो है नाटो समस्या को लेकर, ये सारी जो घटनाएं हैं वो क्रमबद्ध तरीके से, अगर वो आप समझ रहे हैं कहानी के रूप में, तो आपको ईजी होगा उन घटनाओं को लिखने में। खाड़ी युद्ध क्यों हुआ, तो शीत युद्ध के बाद की घटनाओं में खाड़ी युद्ध को जोड़ा जाता है। उसी तरह से चुनौती, राष्ट्र निर्माण की चुनौती को अगर देखा जाए तो भी एक क्रमबद्ध घटना है। राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद कांग्रेस का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ, पॉलिटिकल आपातकाल की स्थिति कैसे क्रिएट हुई, जो संगठन आए वो संगठन किस तरह से काम कर पाए, जैसे योजना आयोग आया तो किस तरह से काम कर पाया, क्यों असफल हो गया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्या जो भारत था, जैसे आधुनिक भारत की तरफ अगर हम आते हैं, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात हम कर लेते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की जो समस्या है, रिलेशनशिप, भारत चाइना का रिलेशनशिप है, भारत नेपाल का, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन कभी पूछा नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो जम्मू कश्मीर की समस्या, आर्टिकल 370 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 370 चूंकि हट गया है तो इसके चांसेस कम है कि अभी पूछेगा। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर की समस्या आपके लिए अभी भी बनी हुई है, तो वहाँ से क्वेश्चन अभी भी बनते हैं। भारत पाकिस्तान संबंध,
तो लॉन्ग क्वेश्चंस में भी देखिएगा तो लंबे समय से इस तरह के हार्ड क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं वो नहीं पूछा है। तो इससे इजी है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिए जहां आप वर्क कर सकते हैं, जहां काम कर सकते हैं, जहां आपकी कलम रुक नहीं सकती है, जहां आपका कुछ दिमाग लिख सकता है। तो 11th के पोर्शंस को अगर कवर कर लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, तो उसमें कुछ पोर्शन तो आप लिख ही सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी ग्रामीण स्तर पर जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो उस स्तर से अगर मुखिया के कार्य को आप समझ रहे हैं, सरपंच के कार्य को समझ रहे हैं, तो उसमें कुछ तो आप अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से संसदीय व्यवस्था के रूप में संसद क्या है, ऑब्जेक्टिव अगर वहाँ पूछ रहा है या फिर सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो वो वहाँ आप कवर कर सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपको कितना इजी वे में वो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ फोकस करने की आपको 12th का सिलेबस है, 12th के सिलेबस को फोकस कीजिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आप मान के चलिए कि यहाँ हम फोकस करेंगे। जो बचे हुए दिन है मेरे, वो 12th के सिलेबस को जनवरी को हम रिवीजन में डालेंगे और फरवरी में जाके एग्जाम देंगे। रिवीजन के लिए आप 1 महीना रखिए। जो आप पढ़ते हैं, जैसे ही आपको 15 जनवरी आए, सारा पढ़ाई बंद कीजिए और रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आपने अपने सिलेबस को पूरा किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 15 जनवरी के बाद कोई भी नया चीज़ पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप पढ़िएगा तो प्रेशर रहेगा और लगेगा कि ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये मेरा छूट रहा है, ये छूट रहा है। जी नहीं, आप 15 जनवरी तक आराम से पढ़िए और कम से कम एक सब्जेक्ट को 1 घंटा 2 घंटा तो फोकस जरूर कीजिए अभी से अगर लग रहे हैं तो। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन का जो 15 दिन मिलेगा वो आपको अच्छे स्कोर दिलाता है। बच्चों को वो क्वेश्चन आता है, अगर वो नक्सलवाद पढ़े हैं, क्षेत्रवाद पढ़े हैं, दल बदल पढ़े हैं, तो सारा उनको याद रहता है, दिमाग में आता है कि ये कहते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं लिख पाते उन चीज़ों को। उसका कारण है लैक ऑफ रिवीजन। रिवीजन की कमी जो होती है वो उनको सही लिखने नहीं देती है। तो इसलिए रिवीजन कीजिए। आप 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन पढ़ें और 100 क्वेश्चन में से आप कोई भी रिवीजन नहीं करके गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर सही नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है एक ऐसा विषय है जहां सीमित सिलेबस है इंटरमीडिएट का, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है और कहानी बनाकर उसको समझने का प्रयास कीजिए। लिखिए, खूब लिखिए, और जितना आपके पास नॉलेज है पॉलिटिकल रूप से, जो आप सिविक्स में पढ़ चुके हैं, 9th-10th में आपने पढ़ा है, तो वो नॉलेज ही यहाँ आपको यूज करना है। भारतीय राजनीति को समझिए और भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर समझ रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिख सकते हैं। जैसे योजना आयोग के बारे में अब पूछना बंद किया, नीति आयोग के बारे में पूछना शुरू किया। तो नीति आयोग आपकी जागरूकता का विषय है। जितना आप इसके बारे में जानते हैं, पेपर में भी आता है कभी कभी, तो नीति आयोग के बारे में आप पढ़िए, उसके बारे में ये पूछता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका जो जागरूकता है वो आपको स्कोर दिलाता है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन अगर 10 सालों का मॉडल पेपर को सॉल्व कर ले, मॉडल पेपर अगर देखिएगा जो BSc ने इंटरमीडिएट के लिए डाला है 12th का, अगर उसके पुराने मॉडल पेपर को भी देखिएगा तो उसका पूरा फोकस 12th के सिलेबस को है। तो वो बिल्कुल फोकस है और उसको भी अगर सॉल्व कर लेते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो गारंटेड है कि आप 50% तो ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा। उसके अगर क्वेश्चंस को ही आप कर लेते हैं, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को, जो कि हर मॉडल पेपर में रिपीटेड भी है, तब भी आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो मॉडल पेपर को भी एक बार देख लीजिए और मॉडल पेपर काफ़ी आपको सपोर्टिव होंगे कहीं ना कहीं आपके तैयारी में। ठीक है, तो यहाँ से लगता है कि एक पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। और वो बच्चे जो खासकर पॉलिटिकल साइंस के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं है, अभी तक उनका सब्जेक्ट होते हुए भी इसको छुए तक नहीं होंगे, एक बार ज़रूर पढ़िए उसको। चूँकि आर्ट्स के बारे में एक वैसे भी बदनामी है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अलग से, आर्ट्स वो सब्जेक्ट है जिससे हम हायर कंपटीशन को फेस करते हैं। कोई भी हायर कंपटीशन, देश का हाईएस्ट जो कंपटीशन है वो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे ही निकालते हैं। तो आप में वो जज्बा है, आप में वो चीज़ें हैं। ये बदनामी जो है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और आर्ट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है, आर्ट्स में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसको हम समझा सकते हैं। तो ये चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलिए और अभी भी अगर आप जागते हैं तो आपका भविष्य यहाँ से भी सुनहरा हो सकता है। ये उन बच्चों के लिए भी है जो अभी भी पढ़ाई नहीं किए हैं। अगर आप 1 साल 2 साल नहीं पढ़े, आप अभी भी पढ़ाई शुरू करते हैं अक्टूबर में, तो आप इंटरमीडिएट में पॉलिटिकल साइंस ही नहीं हर विषय में अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ से है कि आप शुरू कब कर रहे हैं। अगर आप फरवरी में कर रहे हैं
तब तो आपको कोई सुसाइड से नहीं बचा सकता है, आपके नंबर नहीं आएंगे। और देन ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा। अगर किसी तरह का नॉलेज, अगर किसी टॉपिक को पॉलिटिकल साइंस में आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि मैं ज्योग्राफी का, इंग्लिश का गेस दूंगा, उसी तरह मैं पॉलिटिकल साइंस का भी गेस दूंगा, और चांसेज हैं कि बिल्कुल लड़ेंगे वो गेस। थैंक यू।